हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो हमारा रे ऑप्टिक्स का ही जो पार्ट चल रहा था उसका ही कंटिन्यूएशन ये वीडियो होगा। आज हम जो बात करेंगे वहाँ पे, चूँकि ऑलरेडी मैंने ये टॉपिक्स लिख दिया है कि कौन कौन से टॉपिक पे आज बात करेंगे, वो होगा स्पेशली डेरिवेशंस के बारे में बात करेंगे हम। डेरिवेशंस किसके किसके बीच का है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, उसके बारे में हम और स्फेरिकल मिरर इन द सेंस कि जो भी हमने पढ़ा है कि जैसे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के केस में हमारा उसका जो फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बीच के रिलेशन को डिराइव करेंगे। कुछ ट्राई करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड करने का। ओके, तो पिछला वीडियो में एक्चुअली बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो था हमारा। पिछला वाला जो रे ऑप्टिक्स पे जो फर्स्ट वीडियो है, मेरे ख्याल से वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा वो वीडियो है। जो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं अगर शुरुआती चीज़ों को जो उसमें डिस्कस किया गया है, जैसे वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो चीज़ आपको पता है या नहीं। अगर आपको पता है तो फिर उसके बाद से आप जो है यहाँ से स्टार्ट कर दें देखना। जिनके लिए जो रे ऑप्टिक्स एक्चुअली सीखना चाह रहे हैं उनको रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली कि वो पहला वाला जो वीडियो है उसको आप देखें। बहुत सारा चीज़ें उसमें मतलब जो है डिस्कस किया गया है, बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ओके, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में इनफैक्ट क्या होता है कि आपको वो रे डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। आप रे डायग्राम को आपको करेक्टली बनाना होता है, और वो जो है हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, स्पेशली फॉर द मिरर केस में। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। क्या चीज़ है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एंड आर, और एफ क्या है, एफ जो है एक्चुअली वो फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा और आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को। तो पहला जस्ट एक चूँकि यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, जस्ट एक चीज़ मैं बताऊँगा कि जैसे कि ये वाला जो मिरर है, इसको अगर आपने रिफ्लेक्शन मतलब जो रिफ्लेक्टेड जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है उसको अगर आपने पॉलिश कर दिया, सो इट इज़ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कॉनकेव मिरर ये है, और ये वाला क्या है कि अगर आप ऐसा करते हैं कि जो कॉनकेव पार्ट है उसको आप रिफ्लेक्टिंग पॉलिश कर देते हैं, तो ये सरफेस क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका कॉन्वेक्स वाला। ठीक है ना, ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसका जो ये सेंटर है, इस सेंटर को इनफैक्ट हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं। ये सेंटर जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत उसको वहाँ पे दिखाया था कि एक एग्जांपल लेकर के, एक बाउल लेकर के मैंने दिखाया था कि वो कहाँ से करते हैं, मतलब कैसे उसको हम कैसे विजुअलाइज करेंगे। सो दिस इज ए पोल। फिर उसके बाद से हमने बोला था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, फोकल प्लेन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो पोल क्या चीज़ है, बेसिकली हमारा यहाँ पे पोल हो गया। फिर उसके बाद से हमने डिस्कस किया था कि जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको हम पोल बोलते हैं। फिर इसके बाद से हमने बोला कि यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कहीं पे भी मतलब जो है फोकस हो सकता है, तो ये हमने फोकस को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद से हमने इमेज फॉर्मेशन वगैरह डिराइव किया था, मतलब बनाया था इमेज वगैरह बनाया था। ओके, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, दैट इज सीपी। सीपी को हम बोलते हैं, इट इज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, तो ये क्या है, सीपी क्या है, इट इज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद से एफपी क्या है, ये फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, कैपिटल एफ जो होता है वो एक पॉइंट है, वो फोकस है। स्मॉल एफ क्या है, वो एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये कैपिटल आर क्या है, वो भी एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन, जो पहला जो टॉपिक है आज का वो शुरू करते हैं कि क्या है, रिलेशन बिटवीन, या इसको ऐसा लिखते हैं कि डिराइव द रिलेशन, डिराइव
इसको आप लिख सकते हो कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर और ऑफ कोर्स स्फेरिकल मिरर, यस स्फेरिकल मिरर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिराइव करना है। अब हम कैसे करेंगे इसको? तो एक स्फेरिकल मिरर है, पहला केस कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो कॉन्केव मिरर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉन्केव मिरर हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हम बात करेंगे, हमें फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में करना है। तो हम एक चीज़ मान लेंगे कि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है इनफाइनाइट पे और वहाँ से रे हमारी आ रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने एक चीज़ देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन किसमें, ये कॉन्केव मिरर में जिस पॉइंट से होकर के गुजरेगी वो पॉइंट एक्चुअली वो क्या होगा, फोकस होगा। तो ये हमारा फोकस हो गया, फोकस से होकर हमारा गुजर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद से मतलब ये पॉइंट हमारा फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा पोल हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। तो आपको पता है कि जो नॉर्मल जो होता है और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है बेसिकली उसी को ही हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा, होगा नहीं होगा? सो दिस इज द इंसिडेंट रे। और नॉर्मल क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसको मिलाने वाला जो लाइन है उसी को हम बोलते हैं इट इज ए नॉर्मल या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसको हम ऐसा मिला देंगे। समझ में आ रहा नहीं यार? सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पॉइंट एन है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको मिलाने वाला जो लाइन है बेसिकली वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ही एक्चुअली नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच का एंगल, जो कि रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। और आप सेकेंड लॉ से जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड एंगल और जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। सो दिस इज अगेन आई, इसमें भी कोई इशू नहीं है मुझे लग रहा है। तो I इज इक्वल टू आई हो गया हमारा, ओके। अब हमको क्या निकालना है, मुझे निकालना है रिलेशन बिटवीन CP एंड FP। मुझे क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन CP और FP के बीच का हमको रिलेशन चाहिए, ओके। अब यहाँ से इसके लिए हम क्या करें, देखिए हम एक चीज़ करेंगे कि N से हम एक काम करेंगे, N से एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे जो कि M पे कट किया है हमारा, ये M पॉइंट पे हो गया। फिर उसके बाद से अब हमें अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि ये वाला एंगल कितना है, मुझे ये निकालना है, यही दोनों एंगल। अभी ये दोनों एंगल निकालने के बाद में अभी आराम से डेरिवेशन हो जाएगा। इन दोनों एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, बस मुझे वही सोचना है। आप इस एंगल के बारे में अगर हम बात करें तो ये एंगल क्या होगा, अभी आप देखो। जस्ट इस फिगर को थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूँ कि ये जो पैरेलल रे है, मतलब एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे, और एक जो NF जो लाइन है वो उसको कट कर रही है, NF लाइन जो है उसको कट कर रही है। देखिए जस्ट फिगर से आप वेरीफाई कर सकते हो। NF लाइन जो है वो इसको एक क्रॉस कर रही है, और ये दोनों पैरेलल रे है, जो कि एक इंसिडेंट रे है और एक प्रिंसिपल एक्सिस है। सो दिस इज ए प्रिंसिपल एक्सिस। मैं पूछ रहा हूँ कि ये एंगल किसके बराबर है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल जो होगा इसके एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा। तो ये एंगल किसके बराबर है, एक्चुअली ये एंगल यही है पूरा का पूरा, यानी I + I, सो दैट इज 2I, राइट। तो ये पूरा का पूरा 2I होगा, तो ये भी एंगल 2I के बराबर होगा। यानी कि एंगल NFP जो होगा वो 2I के बराबर हो गया या नहीं हो गया। सो ये एंगल 2I के बराबर होगा। अच्छा, व्हाट अबाउट एंगल NCP? NCP क्या हो जाएगा, व्हाट इज एंगल NCP? ये एंगल NCP किसके बराबर हो जाएगा,
तो यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एन सी पी किसके बराबर हो, यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअली एन से सी पर एक जो लाइन आपने ड्रॉ किया है, अब आप पूछ रहे हो कि ये एंगल किसके बराबर है, तो ये एंगल भी उसी तरीके से, ये इंसिडेंट रे, ये आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, और फिर उसके बाद से एन और सी को मिलाने वाला एक लाइन बना दो आप, एन और सी को मिलाने वाला एक लाइन, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये एंगल किसके बराबर है, एक्चुअली वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है आई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू आई, क्योंकि ये आई है। तो ये हमारा एंगल हो गया आई। अब क्या करेंगे, अब आपके पास आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स आपके पास है, और वो कौन कौन सा ट्रायंगल है, एक है हमारा, नाउ कंसीडर ट्रायंगल एन एफ एम में अगर हम कंसीडर करें, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, चूंकि ये एंगल जो होगा वो 2i के बराबर हो जाएगा, सो tan 2i इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, tan 2i इज इक्वल टू nm डिवाइडेड बाई fm के बराबर होगा, nm डिवाइडेड बाई fm के बराबर होगा। अब यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन हम करते हैं कि जनरली आपका जो सिलेबस है उसमें है कि हम जो इंसिडेंट रे कंसीडर करते हैं, उस इंसिडेंट रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब कंसीडर करते हैं, बहुत पास में होता है वो। जब बहुत पास में होता है उसी रेस को हम बोलते हैं इट इज़ ए पैराएक्सियल रेस। तो इसका मतलब हम उस रेस को, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब वाले रे को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए पैराएक्सियल रेस। यानी कि पैराएक्सियल रेस कौन सा रेस होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब वाला जो रे हमारा होता है उसको पैराएक्सियल रेस बोलते हैं, और जो काफ़ी दूर का रे होता है उसको हम मार्जिनल रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज़ ए मार्जिनल रे और एक पैराएक्सियल। तो हम जो है इस ये जो हमारा जो बुक है इवन वो जो है किस पे बेस्ड है, वो पैराएक्सियल रेस पे है, तो हम पैराएक्सियल रेस को कंसिडर करेंगे। अच्छा, पैराएक्सियल रेस लेने में क्या होता है कि आपका जो इंसिडेंट एंगल होगा वो काफ़ी छोटा होगा, आई की वैल्यू जो होगी वो काफ़ी छोटी होगी। कैसे छोटी होगी, आप देख सकते हो कि जैसे ही आपने मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाया और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट को हम मिला दें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब आप क्या करें, तो इस रे को थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस के आप करीब लेके आओ, तो मान लेते हैं यहाँ पर लेके आए, तो देखिए फिर से उसके बाद से जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना होगा, फिर आप उसको और करीब ले करके आओ, फिर उसके बाद से देखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे ही आपने पैराएक्सियल रेस को कंसीडर किया वैसे ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो जो है हमारा छोटा होता जाएगा और काफ़ी छोटा हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल 2i है वो 2i जो है वो एक स्मॉल एंगल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैराएक्सियल रेस के रिस्पेक्ट में हम इस एंगल 2i को हम छोटा मानेंगे, यानी कि स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पैराएक्सियल रे कंसीडर कर रहे हैं। स्मॉल एंगल जो हमारा अप्रॉक्सीमेशन है वो हम करेंगे, और स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में क्या हो जाएगा कि हमारा जो tan 2i है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2i के बराबर हो जाएगा। और ये 2i जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2i इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या चीज़ हो रहा है। अब देखिए आप कि जैसे एग्जैक्टली यहाँ पे ही देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है वो n इधर है और p इधर है। आपने n से ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ किया है जो कि m पॉइंट है। अब आप एक काम करो कि इस n को जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे कि n अगर यहाँ पे आ जाए, और जब आप परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ पे डालेंगे तो m इधर होगा या नहीं होगा, और जब आप यहाँ पे कंसीडर कर दिए, अब आप देखो कि m यहाँ पे पहुँच गया या नहीं पहुँच गया। इसका मतलब पैराएक्सियल रेस के लिए जब आप n को n से मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे किस पे, एक आपका जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है उस पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा जो कि पॉइंट m है, वो पॉइंट किसकी तरफ अप्रोच करेगा, वो p की तरफ अप्रोच करेगा। यानी कि जैसे जैसे आप n को p के नज़दीक लेते जाएंगे, वो जो पॉइंट m होगा वो p को अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा। यानी कि पैराएक्सियल रेस के कंसीडर में या स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में ये जो m पॉइंट होगा, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड m पॉइंट होगा वो p की तरफ अप्रोच करेगा, यानी कि m को हम p मान सकते हैं। तो 2i जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, np डिवाइडेड बाई fp। ये जो चीज़ है आपका पैराएक्सियल रेस का जो कंसिडरेशन है, ये आपका स्मॉल एंगल जो अप्रॉक्सीमेशन है, इनफैक्ट हर एक डेरिवेशन में आपको आपके काम में आएगा।
चाहे आप मिरर इक्वेशन करें, फिर उसके बाद से आप ये अभी जो कर रहे हैं वो हम करें, फिर मिरर इक्वेशन करें, फिर बाद में वो रिफ्रैक्शन कुछ फार्मूला आएगा वहाँ पे, इवन हर एक केस में एक्चुअली यही चीज़ें होने वाला है। तो जब भी मैं ऐसा बोलूँगा स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, बेसिकली आपको यही समझना है कि हम वो पैराएक्सियल रेस को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2i = NP/FP, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप। अब नाउ व्हाट अबाउट अनदर वन, क्या हम इसको कंसिडर करें कि NCM, ट्रायंगल NCM कंसिडर करें? तो ट्रायंगल NCM एक्चुअली हम नहीं कंसिडर करेंगे। उसका रीज़न अभी मैं बताता हूँ कि मतलब क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। NCP डायरेक्ट कंसिडर करेंगे, और NCP जो है वो हमारा क्या है, एक तरीके का, ऑफ कोर्स ये अगर हम पैराएक्सियल रेस कंसिडर करेंगे तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट उसमें बात अगर हम करें तो ये जो NP है वो एक कर्व टाइप का है, तो हम बात करेंगे NCPN। तो ये जो होगा हमारा सेगमेंट होगा, सेगमेंट NCPN, इसमें अगर हम बात करें NCPN ये सेगमेंट में, अच्छा इसमें जो होगा I = होगा NP/CP। यहाँ पे देखिए मैंने अप्रॉक्सीमेशन साइन नहीं लगाया है, I जो है एग्जैक्टली इक्वल टू है NP/CP के। क्यों ऐसा है, यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेशन आ गया, 2i = NP/FP, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लेने का ज़रूरत क्यों नहीं पड़ा है। पैराएक्सियल रे है, ठीक है, मतलब वहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेशन ही आप ले रहे हैं, ये अप्रॉक्सीमेशन ही है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट क्यों मैंने लिखा है I = NP/CP। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है वो है एंगल = आर्क/रेडियस। एक्चुअली ये चीज़ है, एंगल = आर्क/रेडियस ही हमने लिखा है, इसलिए ऐसा हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है अब उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जस्ट यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो कि अगर आपके पास एक सर्कल है, जैसे मान लें कि अगर आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है C, और ये आपका रेडियस होगा या नहीं होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट P है और यहाँ पे आपने कोई पॉइंट N लेके रखा है और यहाँ पे से मिला दिया, ये भी रेडियस होगा या नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल थीटा है तो ये थीटा किसके बराबर होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हम नहीं लिखते हैं कि एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NP/CP, ऐसा तो नहीं लिखते हैं। डायरेक्टली हम यही लिखते हैं कि एंगल इज डायरेक्टली इक्वल टू NP/CP। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें लिखना है, एंगल = आर्क/रेडियस, इस केस में भी एग्जैक्ट लिखें तो अच्छा है, ठीक है। तो NP = यानी कि ये जो एंगल I हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी है, जो CN है वो रेडियस है और CP है वो भी रेडियस है, इसका मतलब ये एंगल = आर्क/रेडियस हम डायरेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, जस्ट यानी कि I की वैल्यू NP/CP इस इक्वेशन 1 में आप रख दो। तो 2 × I की वैल्यू क्या है, NP/CP, दैट इज इक्वल टू I की वैल्यू NP/CP रख दिया और 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट NP/FP के बराबर होगा। NP से NP कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे, हो जाएगा आपका 2/CP = 1/FP। अब यहाँ पे ये जो चीज़ आया हुआ है 2/CP = 1/FP, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप देख सकते हो इसको, क्या है ये 2/CP। CP क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा था इसीलिए। FP क्या है, फोकस मतलब जो फोकस पॉइंट है और जो पोल है उसके बीच का डिस्टेंस। तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए फोकल लेंथ। तो ये हमारा फोकल लेंथ जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रे ऑप्टिक्स में कि एक साइन कन्वेंशन का यूज़ आपको करना होगा। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा मैं। यूजिंग साइन कन्वेंशन यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का अगर आप यूज़ कर लें तो ये जो CP होगा आपका क्या है, CP जो है वो क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और इसको आप क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है आप इसको R लिखते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो आपने यहाँ पे लिखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, बस वही जानना है।
तो अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज आ गया। ये आपका पोल जो होता है ओरिजिन होता है और ये जो C है उसके लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव। इसका मतलब अगर ये आपका R है तो -R आपको लिखना होगा क्योंकि पोल से आपका लेफ्ट साइड में है। नाउ व्हाट अबाउट FP, सो FP जो होगा वो क्या होगा, FP जो होगा वो होगा हमारा फोकल लेंथ, और इसको हम क्या लिखेंगे, -F। क्यों, क्योंकि अगर F इज द फोकल लेंथ तो F जो है, जो पॉइंट F है वो P से लेफ्ट साइड में है, इसीलिए हम इसको -F लिख रहे हैं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? फिर उसके बाद से हम इसको यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 से 2/Cp दैट इज 2/-R इज इक्वल टू 1/-F। दिस इंप्लाइज माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/R इज इक्वल टू 1/F। दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 2F। इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, तो 2/R इज इक्वल टू 1/F, मतलब ये 2F इज इक्वल टू R, सो दैट इज R इज इक्वल टू 2F, या इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R/2। तो दोनों ही आपका एक्सप्रेशन ठीक है, चाहे आप R इज इक्वल टू 2F लिखें या F इज इक्वल टू R/2 लिखें, तो दोनों सही है। अब यहाँ पे इसका जरा मीनिंग समझते हैं, क्या मतलब हुआ R इज इक्वल टू 2F या F इज इक्वल टू 2R का। तो R मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का 2 गुना है, या फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है। मतलब जो फोकस होगा वो कहाँ पे एग्जैक्टली होगा, फोकस इज जस्ट इन बिटवीन C एंड P, यानी कि जो फोकस हम जो चीज़ कर रहे थे कि फोकस को कहीं पे भी बना रहे थे, एग्जैक्टली वो जो फोकस होगा वो कहाँ पे होगा, वो फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ये है पोल ये है तो एग्जैक्टली इसके बीच में होगा, क्योंकि यही फोकल लेंथ है और ये आपका R है, और F जो होगा वो R/2 के बराबर होगा, या R जो होगा वो 2F के बराबर होगा। यानी कोई भी पैरेलल ले आएगी तो प्रिंसिपल मतलब ये आपका फोकस से होकर के कट करेगा यहाँ पे। अब मैं जस्ट एक इसमें आपको एक जस्ट होमवर्क देता हूँ कि इसको आप प्लीज़ वेरीफाई करने की कोशिश करें कि क्या ये चीज़ सही है। आपको ये मिरर को बहुत अच्छे से मतलब जो है बिल्कुल आप कंपास का यूज़ करके मिरर को बनाइए। ओके, अच्छा ये मेरे ख्याल से अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं मिटाऊँ, ठीक है। तो अब एक चीज़ करते हैं, नहीं होगा तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर उसके बाद से आप लिख सकते हो, मैं मिटा देता हूं। तो अब हम बात करें, जैसे इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ये मैं मिटा देता हूं पूरा क्योंकि ये हो गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी हमको पता चल गया कि जो फोकस होगा वो R/2 पे होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक मिरर को, आप प्लीज़ इसको जो आपका कंपास होता है उससे आप करें, और ये जो है आपका फोकस पोल है, ये आपका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब आपको पता चल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल पे ये आपका फोकस होता है। आप एक काम करें, जस्ट कोई भी एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप एक रे ले लें। अब आप एक काम करो कि ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पॉइंट है उसको एक लाइन से आप मिला दो, और आप एग्जैक्टली मेजर करो कि ये एंगल कितना है, एग्जैक्टली मेजर करना है, ठीक है। वो ज्योमेट्रिकल मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ वो मतलब वो फोकस कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली बीच में होगा कि नहीं होगा। आप C और P को भी मेजर कर लो। तो पहले मतलब क्या करना है, वो एक सर्कल बना लेना है, सर्कल में से फिर उसके बाद से थोड़ा सा उसको मिटा दो आप, उसका सेंटर आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद से आप एक काम करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पोल होगा उसको एक लाइन से मिला दो, वो ऑप्टिकल एक आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। फिर कोई भी रे कंसीडर कर लो आप, ये रे आपका किधर से होकर के जाएगा, होना चाहिए ये हमेशा फोकस से होकर जाना चाहिए। अब कैसे वेरीफाई करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को हम मिला देंगे, और ये जो इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल हम मेज़र कर लेंगे। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, या मान लेते हैं ये एंगल 30 डिग्री है। फिर उसके बाद से उसी एंगल पे हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ये थीटा एंगल पे, जो कि क्या होगा, ये आपका फोकस से होकर के जाना चाहिए एग्जैक्टली। तो ये आप प्लीज़ आप करें, ये आपका जो ज्योमेट्रिकल मतलब जो है ज्योमेट्री से आपको इसको कर लेना है, और ये आपका काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बात हुआ कि ये हमने F इज इक्वल टू R/2 किसके लिए डिराइव किया, ये हमारा कॉनकेव मिरर के लिए हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप कैसे करेंगे, पहला वाला जो था हमारा, पहला वाला जो डेरिवेशन था, अगर नहीं लिखा है तो प्लीज़ उसमें लिख लेना है, ऐड कर लेना है कि जो फर्स्ट डेरिवेशन था वो किसके लिए था, वो हमारा कॉनकेव मिरर के लिए था। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए, जैसा हमने डिस्कस किया, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, तो ये कॉनकेव मिरर के लिए था। दूसरा अगर हम बात करें कि सेकेंड केस में जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा उसके बारे में हम बात कर लें। कॉन्वेक्स मिरर में, अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा भाई, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए डेरिवेशन के लिए उसको मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी सारा चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हम मान लेते हैं कि एक हमारा ये कॉन्वेक्स हमारा मिरर है, यहाँ पे इसका पोल कहीं पे होगा और इसको हम एक लाइन से मिला देते हैं। यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे कहीं पे इसका फोकस होगा, क्योंकि अब हमको पता एक्चुअली, अच्छा ठीक है चलो, इसमें भी अगर नहीं पता है तो आप कहीं भी फोकस को मान सकते हो, दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम करेंगे कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है। अब ये पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाएगा, तो इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से समझाया था पिछले वीडियो में कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, तो हम अगर बोलें कि ये रे हम ज़बरदस्ती करेंगे कि इधर से जाएगा, तो कैसे उसको आप बोलोगे कि नहीं नहीं सर वो जब ऐसा नहीं होगा, कि वो ऐसा नहीं जाएगा। हम कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा उसको एक पॉइंट से हम मिला देंगे, एक लाइन से, सॉरी एक लाइन से मिला देंगे। वो क्या होगा, वो लाइन हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जो कि नॉर्मल होगा, और हम इसको थोड़ा सा आगे मिलाएं तो ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई बोल रहे हैं। समझ आ रहा है। फिर उसके बाद से सेम एंगल से हम क्या करेंगे कि एक जो है हम रे को ड्रॉ करेंगे, ये हमारा रे होगा रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे वैलिड होगा। आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही करना है, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा। फिर उसके बाद से हम इसको, चूँकि ये कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं करेगी, तो ये हम पीछे मिलाएंगे। पीछे जहाँ पर भी ये कट किया वो जो पॉइंट होगा वो हमारा फोकस होगा। इसमें मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगा। इसका मतलब ये जो हम बोल रहे थे इधर, वो इधर नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे बात आ गई। फिर एन से हम क्या करेंगे, एन से एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। फिर से ये पॉइंट एम आ गया आपका। फिर से सेम प्रोसीजर आपको करना है, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ये एंगल अगर आई है तो अब कौन सा आप एंगल लोगे, अब आप कौन सा एंगल लोगे, तो ये देखिए। फिर उसके बाद ये चूँकि परपेंडिकुलर है, राइट, ये वाला परपेंडिकुलर है, हाँ ये परपेंडिकुलर हम कंसिडर कर रहे हैं। अब हम एक बात करें कि अगर ये वाला जो इसको, मतलब अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो हमें निकालना है ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, बस उसके बारे में हमें सोचना है। तो ये एंगल किसके बराबर होगा ये आप बताओ। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट हम एक चीज़ देखें कि यहाँ पे हमारा दो पैरेलल रे है और एक पॉइंट एन को आप यहाँ कंसीडर कर लो, और इस पॉइंट एन को यानी कि ये सी से मिलेगा, और यही जो पॉइंट है एक जो है आपका ओके, इसको हमने सी से मिला दिया, और एक जो पॉइंट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एफ से मिला देंगे, राइट, यही बात है ना। अब एक बात बताओ कि हमारा ये जो एंगल होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, मतलब मेरे हिसाब से पहले एक चीज़ करना चाहिए, वो हम फोकस वाले को पहले कंसीडर कर लेते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे आप देख लो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर हो गया कि ये जो है ये एंगल किसके बराबर होगा, क्योंकि आप देखो कि ये जो पॉइंट एन है, यानी कि ये जो एंगल होगा एग्जैक्टली इसके बराबर होगा या नहीं होगा। ये दो पैरेलल रे है, उसको एक लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, यानी कि ये पूरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। जस्ट इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना इससे, ये जैसे ही देखिए। अगर फिगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे कि जस्ट उसका जो वही पार्ट आप अलग से आप यहाँ पे कहीं पे रफ पे बना लो, फिर उसके बाद से बहुत क्लियर हो जाएगा। एक प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे बना लिया, यानी कि एन पॉइंट है, यहाँ पे ये जो एंगल है एक्चुअली 2i है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 2i, राइट, ये हमारा 2i के बराबर हो जाएगा। अब अगर ये 2i हो गया तो फिर उसके बाद से अब आप एक बात बताओ कि ये एंगल किसके बराबर होगा। बस दूसरा वाला जो एंगल होगा, जैसे कि अगर हमें ये एंगल निकालना है, एंगल सी, तो हम क्या करेंगे, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारा 2i हो जाएगा।
और ये वाला एंगल हमें निकालना है। जस्ट उसको आप एक काम करें, जो इंसिडेंट एंगल है उसको हमने बढ़ाया, ये पॉइंट मतलब जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। फिर उसके बाद से आपने क्या किया कि N से इसको C को मिला दिया, तो ये C है और ये पॉइंट N है, राइट। अब आप देखो कि जब आपने मिलाया, ये नॉर्मल वाली लाइन थी, नॉर्मल वाली लाइन थी, तो ये वाला एंगल आई है कि नहीं है, तो ये एंगल आई है, ये वाला। इसका मतलब ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, आप देखो ये एंगल किसके बराबर होगा, दो पैरेलल रेज को एक क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल हमारा किसके बराबर होगा। क्या हम इसको डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल कितना हो गया, आई के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि एग्जैक्टली वही प्रोसीजर फिर से अप्लाई कर लेना है। तो मेरे ख्याल से उसको मैं बहुत ही जल्दी से कर दे रहा हूँ कि अगर हम यही है ट्रायंगल NMF में, तो ये हमारा जो tan 2i होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, NM डिवाइडेड बाई MF के बराबर हो जाएगा, MF के बराबर। फिर उसके बाद से स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन अगर हम कंसिडर कर लें, ऐसे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा इसको, तो ये हो जाएगा 2i इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई PF, क्योंकि M जो है वो P की तरफ टेंड होगा स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में। फिर उसके बाद से फिर से आप देखें कि I इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई आप PC लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। क्यों ऐसा किया हूँ मैं, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि फिर से वही बात हम कर रहे हैं कि एंगल इज़ इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है हमारा। फिर यहाँ पे जस्ट वैल्यू आप पुट कर दो, तो फिर से वही चीज़ आ गई कि 2 बाई जो PC होगा, 2 बाई क्या होगा PC, दैट इज इक्वल टू 1 बाई PF के बराबर। और फिर यूजिंग साइन कन्वेंशन, चूंकि ये यहाँ पे इस केस में जो साइन कन्वेंशन होगा वो क्या होगा, इस केस में जो साइन कन्वेंशन होगा वो होगा PC जो होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज प्लस R, और PF जो होगा वो होगा फोकल लेंथ दैट इज प्लस F। दोनों वैल्यू रखेंगे 2/R इज इक्वल टू 1/F, सो दैट मीन्स R इज इक्वल टू 2F के बराबर हो जाएगा, या F इज इक्वल टू R/2। तो ये मैंने जस्ट बहुत जल्दी में कर दिया। तो दोनों इक्वेशन को आपने पहला बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो इस वाले इक्वेशन को बड़े आसानी से कर सकते हो आप। तो जस्ट इसमें एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर बीच में कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत पजल टाइप का हो गया, तो आप केवल उसी चीज़ को फोकस करें कि मतलब जो है ये जैसे यहाँ पे ऐसा अगर पजल लग रहा है, आप इसको थोड़ा सा आगे मिला लो, फिर उसके बाद से यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करके आप C को मिलाओ, देखो ये एंगल इसके बराबर, ये खुद ही दिख जाएगा आपको कि ये जो एंगल है वो किसके बराबर हो रहा है, ठीक है। तो अभी उससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे, जो डेरिवेशन हमारा था कि रिलेशन बिटवीन F एंड R से रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, देन फाइंड दी फोकल लेंथ। पहला इन केस ऑफ पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो उसके बारे में अगर हम बात करें कि फोकल लेंथ क्या होगा, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जैसे कि जो इसका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा कि अगर हम पहला कॉनकेव कंसीडर करें तो ये हमारा कुछ ऐसा कॉनकेव मिरर होगा। आपको पता है कि यहाँ P जो होता है एक ज्योमेट्रिकल सेंटर जिसको हम पोल बोलते हैं, और इसको अगर हम बात करें तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे आप जस्ट गेस कर सकते हैं कि ओके इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, तो मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। और अभी हमने डेरिवेशन में ये किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली बीच में जो होता है हमारा फोकस होता है। तो यहाँ पे जो PC है वो किसके बराबर है, एक्चुअली यही PC सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो PC इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको आप R बोल रहे हैं, और ये R किसके बराबर होगा, अगर साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे तो P, और चूंकि P जो है वही ओरिजिन होता है, P के जो डिस्टेंस है मतलब जो C पॉइंट है वो इसके लेफ्ट साइड में है, तो वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, सो इट इज़ निगेटिव। तो कितना दिया हुआ है, इट इज़ 20, सो इट इज़ -20 सेंटीमीटर, ये हमारा होगा। नाउ अगर इसका फोकल लेंथ अगर F होता है
तो वो फोकल लेंथ किसके बराबर होगा, तो फोकल लेंथ अगर f है तो f इज इक्वल टू क्या होगा, सिंस f इज इक्वल टू होता है हमारा r/2, r को साइन कन्वेंशन का यूज़ करके रख दें तो 20 डिवाइडेड बाई 2, सो f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे एक हो गया हमारा f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, किसके लिए, इन केस ऑफ पहला वाला केस हम कंसिडर कर रहे हैं कॉनकेव केस, ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिखा ये कॉनकेव मिरर है। दूसरा वाला अगर हम बात करें तो दूसरा वाला क्या होगा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा भाई, तो कॉन्वेक्स मिरर आप बना लें तो ये हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा, यहाँ पे पोल है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ऑफ कोर्स ये स्फेरिकल जो शेल ये आपका स्फेरिकल शेल होगा, इस टाइप का होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ पे होगा और फोकस एग्जैक्टली इसके बीच में। तो यहाँ पे जो सी का जो पोजीशन है वो पोल से किधर है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, सो इट इज़ अलॉन्ग द राइट साइड, सो सी विल बी, दैट मीन्स पी सी जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट विल बी +r। तो पी सी जो होगा, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसको r से रिप्रेजेंट करेंगे, सो इट इज़ प्लस, और यहाँ पे क्या हुआ, इट इज़ 20 सेंटीमीटर। प्लस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मतलब ऐसा पता चले कि ओके, मतलब ऑफ कोर्स नहीं लिखने से भी हो जाएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो हम प्लस ही लिखते हैं, प्लस लिखने से थोड़ा अच्छा दिखता है कि हाँ तो चलिए जो सी है वो आपका राइट साइड में मतलब है, ओके, रे ऑप्टिक्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो फोकल लेंथ इसका, अगर हम फिर से मान लें कि इस कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो f है, सो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज़ r/2 और r इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, सो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो यानी कि इस केस में हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो +10 सेंटीमीटर। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली जो फोकल लेंथ है वो आपका राइट साइड में। तो ये हमारा रहा एक उससे रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल्स। फिर उसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली हम डिराइव करेंगे जो मिरर इक्वेशन होगा। एंड थैंक यू वेरी मच।